जी। शिखर सम्मेलन 2019 एबीपी न्यूज की इस विशेष कवरेज और विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली के एक होटल में मौजूद हैं और यहां पर तमाम खास मेहमान अब से लेकर अगले 6-7 घंटे तक इस मंच पर आने वाले हैं, जो सीधे जनता के सवालों के जवाब देंगे। चुनाव शुरू होने में, पहला चरण शुरू होने में महज 3 दिन बाकी हैं। आज 8 तारीख है, 11 तारीख को करीब 100 से ज्यादा सीटों पर मतदान होने वाला है। उसके ठीक पहले ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज इस चुनावी मंच पर शिखर सम्मेलन 2019 जिसका नाम है, उसमें हम सब आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं सुमित अवस्थी और साथ में मेरे तमाम सहयोगी दिन भर आज आपके साथ रहेंगे और बड़े बड़े राजनीति के मैदान के दिग्गज हमारे साथ यहां जुड़ते रहेंगे। बगैर वक्त गंवाए इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। आज के शो के शो ओपनर कह लीजिए, ओपनिंग बैट्समैन कह लीजिए, क्रिकेट का सीजन चल रहा है, वर्ल्ड कप आने वाला है और हम सबके बहुत पसंदीदा, बहुत प्यारे शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। शत्रुघ्न सिन्हा जी, मैं आपका स्वागत करूंगा, आप स्टेज पे आइए और आपके साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगी मेरी सहयोगी रूबिका लियाकत। रूबिका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज डू कम। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और जैसा सुमित ने बताया है कि शिखर सम्मेलन में अगले कुछ घंटों तक लगातार सारे बड़े दिग्गज नेता जो हैं यहां पर आएंगे और शुरुआत एक सबसे बड़े दिग्गज नेता, सबसे बड़े वो नेता जो अब से 2 महीने पहले तक जब मैं शिखर सम्मेलन में इनका इंटरव्यू ले रही थी तो एक वफादार सैनिक के तौर पर बीजेपी के सामने थे हमारे, और 2 महीने के बाद आज जब मैं उनसे बात कर रही हूं तो वो स्टार प्रचारक है कांग्रेस के। राजनीति शत्रुघ्न सिन्हा साहब क्या ना करवाए, उसका जीता जागता उदाहरण और मिसाल अभी आप है। पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और खासकर सुमित अवस्थी का और रूबिका जी आपका भी, जिन्होंने इतने बढ़िया से प्रेजेंटेशन किया, इतने अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया मेरा। मैं इसके लिए आपको शुक्रिया, आपको थैंक यू कहता हूं। और साथ ही साथ आपके इस ओपनिंग रिमार्क्स पे मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति परिवर्तन का दूसरा नाम है, राजनीति फ्लेक्सिबिलिटी का दूसरा नाम है, राजनीति समझौते का दूसरा नाम है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। इस दरमियान में अगर कल मैं कहीं और दिखा था और वफादार, जो आपने कहा वफादारी के साथ दिखा था, तो उससे अगर मैं कहीं और आया हूं तो यकीनन उसके पीछे कुछ कारण होंगे, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बात तो रही है कुछ, अब उन बातों को बार बार दोहराने से, बतलाने से फायदा नहीं है, इसलिए कि रिपीटेटिव हो जाएगा और लोगों को पता है। लेकिन जहां तक नई पार्टी, नए संदर्भ की बात की, जहां तक आपने कहा कि मैं कांग्रेस में आया हूं, कांग्रेस ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस देश में, देश की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली और शायद जिसका सबसे ज्यादा योगदान रहा है हिंदुस्तान की तरक्की प्रगति में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी में भी, ये पार्टी रही है। महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर मैडम इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी, जिसे मैं आज देश का भविष्य भी मानता हूं और आज की तकदीर भी मानता हूं, इनकी पार्टी में आया हूं। तो मैं समझता हूं इनकी पार्टी के जरिए भी जो मेरा मूल उद्देश्य है, देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना, खुशहाली लाना, प्रगति, तरक्की, डेवलपमेंट और ग्लोरी लाना, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर और इस परिवार के साथ मिलकर मैं ये काम करने में, कांग्रेस को मजबूती पैदा करने के साथ साथ समाज में भी एकता, उन्नति, तरक्की ये देने में कुछ हद तक अपना योगदान दे पाऊंगा। अच्छा शत्रु साहब, जब आप ये सारी बातें कह रहे थे और आखिर की जो 5-6 लाइनें आप कह रहे थे, तो मैंने अपनी फिंगर्स क्रॉस कर दी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भारतीय जनता पार्टी के राहुल गांधी कह दें।
क्योंकि ये हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है, इसके पीछे के संदर्भ को मैं समझना चाह रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आपका शरीर इस पार्टी में आ गया है, आत्मा अभी भी वहां है। 92 में आपने ज्वाइन किया था, 3 दशक छोटी मोटी टाइम नहीं होता है, और आप कह रहे हैं कि मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता हूं। 30 साल किसी को दे देना, पूरी जिंदगी कट जाती है, और उसके बाद किसी और पार्टी में आ जाना। आप मंत्री नहीं बनाए गए थे शत्रु साहब, फिर भी आप नाराज नहीं हुए, वहीं पार्टी में रहे और आप बेबाकी से अपनी राय रखते रहे। आपको बड़े बड़े मौकों पर याद नहीं किया, फिर भी आप उसी पार्टी में रहे। आपको कई बारी आपके नाम को लेकर आलोचना की गई, तब भी आप उसी पार्टी में रहे। सिर्फ टिकट काट लेने की वजह से आप उस पार्टी से निकले, ये मेरे हलक से नीचे तो नहीं उतरता। सच बताइए। सवाल बहुत अच्छा है रूबिका, लेकिन बात टिकट काटने की नहीं है। मुझ जैसे व्यक्ति या व्यक्तित्व के लिए टिकट तो विशेष महत्व रखता ही नहीं था। मैंने खुद कई बार कहा था कि बार बार धमकी दी जाती है कि शत्रुघ्न सिन्हा को या शत्रुघ्न सिन्हा को इस बार टिकट नहीं मिलेगा, उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। धमकियां भी कई बार आई कि मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मेरी साफगोई के लिए, मेरी सच्चाई के लिए, मेरे सिद्धांतों पर चलने की आदत की वजह से, लेकिन वो मुझे निकाला नहीं उन्होंने, या निकाल नहीं सके। हो सकता है मेरी लोकप्रियता की वजह से, मास बेस्ड अप्रोच की वजह से उनको ये शायद ये हिम्मत ना हुई हो, नहीं निकाला। और मैंने भी ये कहा था कि ये जरूरी नहीं कि वो मुझे निकालें या मुझे टिकट नहीं दें, ये भी तो पूछना चाहिए मैं उनसे टिकट लूंगा या नहीं लूंगा। जैसे आपने कहा 30 साल से जिस पार्टी में हूं, यानी मैं तो कहता था मेरी पहली और आखिरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमेशा कहता था मैं। तो आखिर इतनी बातें हुई, अब मेरे साथ क्यों हुई? आप देखिए ना, आज डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी कहां हैं, आज जसवंत सिंह जी के साथ क्या हालत हुई। आपने देखा हो अरुण शौरी जैसा परम विद्वान आज किधर चला गया। इतना बड़ा स्टेट्समैन यशवंत सिन्हा जी, भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, आखिर मजबूर होकर उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। और तो और भारतीय जनता पार्टी के खासकर फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया उन लोगों ने, कि अंतोगत्वा उनको इतना दर्द भरा ब्लॉग लिखना पड़ा अभी, और सारी दुनिया विचलित हो गई कि ऐसा ब्लॉग क्यों लिखा, विक्षुब्ध होकर। तो मैं 1 मिनट कंप्लीट कर लूं, लेकिन उसके बावजूद कहना चाहूंगा कि मुझे अपने पार्टी से या पार्टी के बहुतेरों से कोई शिकायत नहीं होती। मेरे परिवार की तरह मेरा पालन पोषण, मेरी ग्रूमिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी में। तो अचानक रातों रात मैं दूसरी पार्टी में आया हूं, अच्छी पार्टी में आया, नई दिशा में आया हूं, सही दिशा में आया हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने परिवार के लोगों का, नानाजी देशमुख का, लाल कृष्ण आडवाणी का, मुरली मनोहर जोशी का, यशवंत सिन्हा का, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी कदर नहीं करूं। ऑन द कंट्री मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। शत्रु जी, उनके कंधे पर बंदूक रखकर आपने पटना साहिब की टिकट मांग ली क्या? मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं, मेरी खुशकिस्मती रही या एक मेरी बेदाग छवि रही कि आज तक आप मेरे कई बातों से सहमत होते हैं या सहमत नहीं होते हैं। इतना तो आप सब सहमत होंगे कि आज तक मेरे ऊपर कभी किसी किस्म का कोई आरोप नहीं लगा है, और खासकर भ्रष्टाचार का आरोप तो कभी ही नहीं लगा है। अभी तक मेरी फैमिली लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, पॉलिटिकल लाइफ हो, सब जगह एक तरह से बिल्कुल बेदाग चला हूं मैं। तो इसलिए टिकट की बात नहीं, मैं एहसानमंद हूं कि मेरे बाकी बड़े बड़े तमाम देश के दिग्गज और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़ी अच्छी अच्छी पार्टी सब ने ऑफर किया। आपको पता है केजरीवाल हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, मैं उनकी बहुत कदर करता हूं। उन्होंने, मनीष सिसोदिया ने, या ममता बनर्जी, द आयरन लेडी, द मोस्ट पॉपुलर मास लीडर ममता बनर्जी, या हमारे फ्रेंड फिलोसफर, फैमिली फ्रेंड लालू यादव जी, राबड़ू यादव जी, तेजस्वी यादव, पूरी फैमिली, और साउथ से भी बहुत, या हमारा अपना जो डायनेमिक है अखिलेश यादव, चाहे ग्रेट लीडर मायावती, सबकी तरफ से ऑफर मिला। और कांग्रेस के बंधु, कांग्रेस के मित्र तो चाहते ही थे। पटना सीट जाने की बात बता दूं, टिकट की बात जो की उस पर कंक्लूड कर दूंगा, वो इसलिए कि पटना सीट दरअसल कांग्रेस के कोटे में आती थी, और मैंने सबसे पहले कहा था कि सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। और अपने इस वचन की रक्षा के लिए जब मुझे फैसला करना पड़ा, तो हमारे मित्र, फैमिली फ्रेंड लालू यादव जी ने खुद कहा मुझे
कि वो सीट कोटा उनकी है, तो आप अभी जाओ कांग्रेस को मजबूत करो, उसके जरिए देश को मजबूत करो, लोकतंत्र को मजबूत करो, और आप अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हो वो आप सामने लड़ो और कांग्रेस के साथ लड़ो। और सीट वो पटना के कोटे में थी, इसलिए मैंने पटना से वो सीट ली। तो शत्रु साहब, सवाल ये निकल कर आता है कि अगर आपने पार्टी की आइडियोलॉजी को ध्यान में नहीं रखा है और सिर्फ सीट और टिकट कहां से मिल रही है, कौन पार्टी दे रही है, इसको ध्यान रखा है, तो इसका मतलब ये कि कांग्रेस के वफादार अभी तक आप हो नहीं पाए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ पटना साहिब के वफादार हैं। अभी तो मैं नया ताजा पार्टी ज्वाइन किए हुए 2-3 दिन भी नहीं हुए हैं, वो भी अब 2-3 दिन पहले ही पार्टी में आया हूं। अभी ये भी नहीं पता मैंने सही मायने में टेक्निकली ज्वाइन किया है कि नहीं किया है। वो कर लूंगा, ऐसी कोई बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टिकट की बात कभी रही ही नहीं। मुझे उत्तर प्रदेश से लेके, बंगाल से लेके, महाराष्ट्र से लेके, साउथ इंडिया से लेके हर जगह बहुत बहुत जोर दिया मुझ पे, प्यार भरा जोर, कि आप आए और यहां से चुनाव लड़ें। चुनाव तो लड़ना था, जिस सिद्धांत और सच्चाई पे आप अड़े हुए हैं, टिके हुए हैं, चल रहे हैं आगे, उसकी वजह से हमें लड़ना तो था। अच्छा, कांग्रेस की स्क्रिप्ट में क्या पसंद आ गया आपको जो आपने ये फिल्म के लिए साइन कर दिया? ओके, पहली बात तो अगर आपने मेरी किताब देखी हो, अगर किसी ने पढ़ी हो मेरी किताब, जो बहुत बहुचर्चित किताब है, एनीथिंग बट खामोश, बायोग्राफी, बायोग्राफी, उसमें मैंने लिखा था, और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में ही था, कि अगर मैडम गांधी जीवित होती तो आज मैं कांग्रेस पार्टी में ही होता, मैं किसी और पार्टी में नहीं जाता, क्योंकि मुझे मैडम गांधी का बहुत प्यार, उनका स्नेह मिलता था, बहुत मानती थी मुझे, मेरे साथ विजन, वो बिहार की बात और देश की बातें करती थी। रही नहीं वो दुर्भाग्य। और दूसरी बात ये कि आपने कहा आज क्या देखा, मैंने देखा पहली बात तो ये मुख्य धारा की पार्टी है सबसे, और मुझे जाना है भारतीय जनता पार्टी से, तो दो रास्ते थे। एक तो इंडिपेंडेंट, लोगों ने कहा चुनाव के वक्त अभी इंडिपेंडेंट में ना जाएं, मालूम नहीं कौन सा सिंबल मिल जाए, कुछ तकली मिल जाए, या पंखा मिल जाए, या फूल मिल जाए, या कमल के फूल की बात नहीं कर रहा हूं मैंने। इंडिपेंडेंट में कहा कौन सा, उसको जब तक आप पॉपुलर करेंगे तब तक वो चुनाव खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये थी कि सबसे बड़ी पार्टी, मुख्य धारा की पार्टी, महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल की पार्टी, जवाहरलाल नेहरू की पार्टी, और सबसे बड़ी बात वो देश की आज़ादी में जिसका इतना योगदान रहा, देश की प्रगति में जितना योगदान रहा, और साथ ही साथ ये यंग बॉय इतना बढ़िया राहुल गांधी, जिसको लोग पप्पू कहते रहे, उसने साबित कर दिया कि पप्पू कौन है और फेंकू कौन है। एक ही साल के अंदर में अध्यक्ष बनने के, एक ही साल के अंदर में तीन स्टेट उसने, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, डिस्पाइट ईवीएम्स लोग कहते हैं, उसके बाद 3 स्टेट अपने पॉकेट में, अपनी किटी में हासिल कर लिया। तो वाकई ये बहुत ही प्रशंसनीय रहा, सराहनीय रहा और अनुकरणीय रहा। शत्रु जी, 30 साल से ये सारी बातें पता थी, आपने कहा इंदिरा गांधी होती तो आप जो है वो पार्टी ज्वाइन कर लेते। अभी इंदिरा गांधी तो नहीं है, राहुल गांधी तो बहुत टाइम से थे, प्रियंका गांधी की वजह से आपने ज्वाइन किया, राहुल पर आपको विश्वास नहीं था? नहीं, प्रियंका मुझे लगता है बहुत बढ़िया, वो लेडी, सब्सटेंस की लेडी हैं वो, शी इज डूइंग सो वेल। उनके आते ही जो खलबली या भूचाल आया सबने देखा आपने। और एक सबसे बड़ी बात उनकी लगती है, जो बातचीत करती हैं तो सारे ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर लेती हैं, 1 to 1 जब बात करती हैं, जितना रिलैक्स होकर कूल रह के, डिग्निफाइड लेडी हैं, उनके एलिगेंट हैं, बहुत अच्छी हैं। लेकिन मेरी उनसे उस समय मुलाकात नहीं हुई थी। इनफैक्ट आपको सुनकर ताज्जुब या खुशी होगी कि राहुल गांधी से मेरी पहले मुलाकात नहीं, रूमर बहुत सुनता था मैं, दूर से हाथ हिला दिया, मिल लिया, नमस्ते हो गई, शिष्टाचार। पहली मुलाकात हुई है भारतीय जनता पार्टी से को अलविदा या विदाई लेने के बाद ही हुई है। विपक्ष के मंच पर आप बहुत मर्तबा देखे गए, तब भी पार्टी ने आपको नहीं निकाला। आपने ये वादा किया था कि जब तक पार्टी मुझे नहीं निकालेगी मैं यहीं रहूंगा, तटस्थ रहूंगा। क्या वजह है? ये भी कहां टूट गए आप? ये भी बहुत टूट गए। मैं समझा आपने कहा कहां रूठ गया। नहीं, रूठे तो आप बरसों से थे, लेकिन कहां टूट गए कि अब आपको ये लगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा? अच्छा सवाल है। मैंने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरी पहली और आखिरी पार्टी है, और मेरी एक आदत है, वंस ए फ्रेंड ऑलवेज ए फ्रेंड। मुझे दोस्ती निभाने की अच्छी आदत है या बुरी आदत है, जैसा लोग समझें।
मैं यहाँ पे नहीं, उसके बावजूद नहीं छोड़ रहा था, कुछ लोगों की धमकियों के बावजूद। एक तरफ देखता था धमकियां मिलती थी, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, वो अलग बात है, कई वजह, लेकिन हमें वो संरक्षण नहीं मिल रहा था। पार्टी में आप कहती हैं और सुनती भी हैं, आपने तो बहुत सुना है कि हमेशा लोग कहते हैं संवाद चलना चाहिए, डायलॉग मस्ट कंटिन्यू अनइंटरप्टेड एंड इट मस्ट बी अनइंटरप्टेबल। लेकिन हमारे मामले में, चाहे यशवंत सिन्हा जी के मामले में, चाहे जिन लोगों का नाम लिया, मुरली मनोहर जी, कभी डायलॉग नहीं चला। मान लीजिए हमने नहीं भी किया, उनकी तरफ से भी कोई नहीं आया कभी, क्या बात है, गले लग जाओ भाई, हम लोग एक हैं, इतने सालों से साथ चल रहे हैं। एक बार मनाने की बात तो दूर, कहने भी नहीं आया। और अब जहां टिकट की बात की आपने, क्यों आखिर मैंने, ऐसा क्या हुआ कि मैंने छोड़ दी तथाकथित तरीके से? वो इसलिए कि अचानक मैंने देखा कि मैं सिटिंग गेटिंग, जो हमारे यहां होता है पार्टी में, चुनाव के वक्त टिकट देने की बारी आती है, तो बहुतों को मालूम होगा कि इसके पहली बार भी जब चुनाव जीता था तो बिहार में हाईएस्ट वोट मार्जिन था, मेरा और एक उदय सिंह का, दोनों का हाईएस्ट वोट मार्जिन था। बहुत लोगों के लोकल यूनिट के मना करने के, लोकल यूनिट में बहुत सारे चले हुए कारतूस हैं, उन्होंने मना करने की बहुत कोशिश की, अपने स्वार्थ की वजह से या अपनी नीयत जैसी भी हो। हाईएस्ट मार्जिन से जीता था, और उन चले हुए कारतूसों ने फिर से कोशिश की पिछले इलेक्शन में कि मुझे टिकट ना मिले, जबकि मैं हाईएस्ट मार्जिन से जीता था। और आपको याद होगा पूरे देश में, कौन है ये कारतूस, कौन है? अब तो लोकल लोगों का नाम नहीं, क्या आपने कह दिया, चले हुए कारतूस, उनका शायद मोटो है, न चलेंगे न चलने देंगे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री का है, न खाएंगे न खाने देंगे, उन लोगों का है शायद न चलेंगे न बढ़ेंगे न बढ़ने देंगे। मैं वो कंप्लीट कर लूं। हाँ। और ये लोग क्या किया इन लोगों ने कि बहुत कोशिश की कि हमें वो टिकट ना मिले, शायद किसी और दोस्त को देना चाह रहे होंगे वो लोग। फिर उसके बावजूद अगर आपको याद होगा पूरे देश में आखिर में, सबसे आखिर में मेरा नाम अनाउंस हुआ था रात के 11:30 पौने 12 बजे। कोई कह रहा था आप यहां से लड़ लो, अब दिल्ली से। हमने कहा ना, मैंने कह दिया मेरी फर्स्ट चॉइस पटना है, सेकंड चॉइस पटना है, थर्ड चॉइस पटना साहब है, लास्ट चॉइस पटना साहब है। इस बार क्या किया उन लोगों ने कि जब उसके बावजूद, एक सेकंड शत्रुघ्न सिन्हा, मैं उन लोगों में आगे नहीं बढ़ती हूँ। आप जानते हैं, आप बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। मुझे पता है जब आप पार्टी में थे तब भी 2 बड़े लोगों के नाम लेकर आपने बात रखी थी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो। अब ऐसा क्या है कि शत्रुघ्न सिन्हा उस पार्टी में नहीं है और कह रहे हैं चले हुए कारतूस। मैं ये जिद कर रही हूं कि आप नाम बताइए और फिर कहानी को आगे बढ़ाइए। ओके, मैंने पहले आपको याद होगा तो पहले तो मैंने प्रधानमंत्री, उनका भी बहुत ही कम नाम लिया होगा। मैं प्रधानमंत्री को दोस्त की तरह भी देखता हूं, सहयोगी की तरह देखता हूं। मैंने उनके खिलाफ नाम लेके बहुत ही कम कहा। ये जरूर कहा 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी, जो आपने माना और दुनिया मानती है। मैं इसलिए उन लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं कि वो उस श्रेणी में नहीं, उतने बड़े नहीं हैं। कोशिश बहुत की बड़े बनने के लिए, वो बड़े हो नहीं सके। तो उनको आपने कह दिया, जो लोग भी जानेंगे, बैठे हुए हैं, वो जानेंगे कि चले हुए कारतूस कौन है। तो उनको इस लेवल पर लाना ठीक नहीं होगा। इशारों में बात कह दी मैंने, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं मैं कि 1 मिनट में मुझको अगर आप इजाजत दें रूबिका, आप तो बहुत अच्छी हैं, मुस्कुराती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, तो मेरी बात मुस्कुरा के सुन लो आप। वो ये है कि इस इलेक्शन में उन्होंने कहा कि नहीं, टिकट नहीं देंगे। इलेक्शन हुआ और उसके बाद पूरे देश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट शेयर मार्जिन लेकर कौन आया? वो मैं लेकर आया, यानी आपका अपना बिहारी बाबू, अपना प्यारा शत्रुघ्न सिन्हा, हाईएस्ट वोट शेयर मार्जिन। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ही हुई कि शायद पूरे देश में जो लोग कह रहे थे मोदी लहर है, हालांकि ये मोदी लहर कईयों के लिए मोदी कहर बनकर सामने आया। हमारे दोस्त वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, इतनी कोशिशों के बावजूद कितनी ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई उनकी पहले इलेक्शन में। और शहनवाज हुसैन इतना अच्छा लड़का है, व्यक्ति है, उसको भी वो भी हारे, बहुत सारे लोग हारे इसमें। ठीक है। लेकिन मैंने अपने इलेक्शन में, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि मैंने अपने इलेक्शन में इसी जिद में, जहां के हाईएस्ट वोट शेयर मार्जिन से भी जीता, मैंने कहा किसी को नहीं बुलाऊंगा। मैंने, प्रधानमंत्री ने खुद फोन किया कि वो आना चाहते थे मेरे क्षेत्र में। मैंने विनती की, उनको अनुरोध किया कि आप अपना देश को देखें, अच्छा कर रहे हैं, मुझे अगर जरूरत होगी तो आपको जरूर बुलाऊंगा। उनको नहीं, राजनाथ सिंह को नहीं, हमारी दोस्त सुषमा स्वराज को नहीं, किसी को नहीं बुलाया अपने इलेक्शन कैंपेन में। और तो और अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा को भी नहीं बुलाया।
हमने कहा हमारे लिए सबसे बड़ा स्टार है हमारी अपनी जनता जनार्दन और विशेषकर पटना की जनता और बिहार का परिवार। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, आप कह रहे हैं जनता जनार्दन, इस बार जनता जनार्दन आपको क्योंकि एक और बिहारी बाबू मैदान में है, एक तो ये असल बिहारी बाबू कौन है ये जनता तय करेगी। आपके बहुत अजीज हैं, आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हर कोई जानता है रविशंकर प्रसाद, लेकिन इस बार मैदान में है। लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी का जो काडर है वो अब उनके लिए काम करेगा, बहुत स्ट्रांगली काम करेगा। आप कितने तैयार हैं इस बहुत मुश्किल चैलेंज को फेस करने के लिए? जाहिर है कि उनके लिए काम करेगा, उनकी पार्टी का काडर जो है करेगा और करना भी चाहिए। ये अलग बात है कि उसमें बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे लिए भी काम करेंगे, कि वो व्यक्तिगत रिश्ता तो हमारा बहुत स्ट्रांग रहा है वहां पे। और दूसरी बात, रविशंकर प्रसाद जी बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनको फैमिली फ्रेंड के रूप में देखता हूं। मैं सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र है, तो मैं उनके खिलाफ व्यक्तिगत तो कभी कुछ बोल नहीं सकता हूं। हम लोग या तो विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे या फिर मुद्दों पे, इश्यूज पे बात करेंगे। कोई पर्सनल खिलाफत नहीं है रविशंकर प्रसाद जी से मुझे, हमारी शुभकामना उनके साथ है, हमारी शुभेच्छा उनके साथ है, लेकिन जनता जनार्दन जिसका आपने जिक्र किया, जिसका आशीर्वाद सबसे ज्यादा जिसको मिलेगा उस फैसले को हम सर आंखों पे लेंगे। और आपने जो शुरू में कहा कि मुझे बिहार में इस बार बिहारी बाबू, अभी तक तो मैंने सुना है बिहार में क्या पूरे देश में एक ही बिहारी बाबू है, उसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा, और तो किसी के बारे में नहीं सुना कि इसको बिहारी बाबू कहा जाता हो, जिससे पूरा स्टेट आइडेंटिफाई करता हो। वो उनकी बड़प्पन है, उनकी सादगी है। अब अगर उसके बाद कोई दूसरा बिहारी बाबू बनना चाहता है तो फिर शुभकामना है, हमारे शुभाशीष है, जरूर बने, क्यों नहीं। इस बार भी मार्जिन आपको ये लग रहा है कि आपका बेतहाशा होगा, शानदार होगा, जैसा पिछली बार रहा और पिछली से पिछली बार रहा है, या आप नर्वस है? यू हैव टू टेल मी द ट्रूथ, यू हैव टू लुक इन माय आईज एंड टेल मी द ट्रूथ। आप नर्वस हैं कि नहीं है शत्रुघ्न सिन्हा इस बार? मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूं, पहले आप बताइए, आप तो नर्वस नहीं है ना? कतई नहीं। वेरी गुड, तब ठीक है। कई बार कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं। नहीं, कतई नहीं। मैं तो इनसे ही पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को जरा भी मैं नर्वस दिख रहा हूं या कूल काम कंपोज दिख रहा हूं? मैं तो नर्वस नहीं दिख रहा हूं यहाँ पे। अगर दिख रहा हूं तो कोई बता दे मुझे। नहीं, मैं चुनाव की बात कर रही हूँ। चुनाव में चुनाव की बात कर रही हूँ। चुनाव में तो मैं अभी तक तो यहीं पे बाकी जगह काम कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि ये वो पार्टी है शत्रुघ्न सिन्हा साहब जो 29 साल से बिहार में सत्ता का स भी हासिल नहीं कर पाई है। ये सच है, 29 साल से, और आपने उस पार्टी का दामन थामा है। मैंने शुरू में कहा था रूबिका आपको कि राजनीति परिवर्तन का नाम भी है। जो कल था वो आज नहीं है, लेकिन जो आज होगा या आज जो है वो शायद कल नहीं होगा। तो अगर कल तक कुछ जो नहीं हुआ था, ये जरूरी तो नहीं कि आज भी नहीं हो सकता है, आज होगा। और जहां तक आपने कहा मुझसे कि पूछा मुझसे कि क्या इस बार फिर एक नया रिकॉर्ड कायम होगा, आपके मुंह में घी शक्कर, मैं अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे अपने लोगों पे, अपने बिहार परिवार पे और पटना की जनता पे बहुत ही विश्वास है। और मुझे लगता है कि उनके विश्वास से, उनके समर्थन से और मेरे समर्पण को देखता हुआ उनके प्रति मुझे लगता है कि इस बार और शायद एक नया रिकॉर्ड कायम होगा। अच्छा, कुछ जनता के सवाल आ गए, मैं फटाफट से वो सवाल पूछ लेती हूँ। आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें कुछ नया दिखा? एक सेकेंड, आप ट्रैवल कर रहे थे, ये रहा नया घोषणा पत्र। कुछ नया दिखा इसमें आपको? हाँ, एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक नई जैकेट देखी इसमें, कुर्ता पजामा पहना हुआ है, उसमें जैकेट नहीं है उनकी। शायद देश में सबसे ज्यादा जैकेट्स उन्हीं के पास हैं। इस बार जो है बहुत दिनों बाद व्हाइट पे ब्लैक का जैकेट देखा, अच्छा लगा, बढ़िया है, थैंक यू। ये ब्लैक एंड व्हाइट है वैसे, लेकिन इसमें कुछ नया आपको नजर नहीं आया है? मैंने कहा सबसे, जैसे मुझसे आप ही के चैनल में पूछा गया था, किसी चैनल में पूछा गया था, कोई एक तो चीज होगी जो आपने उनसे सीखी होगी, जिसे आप कदर करते होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री में, माननीय प्रधानमंत्री में। तो मैंने कहा था उनका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। तो आज की अगर कोई चीज नई नहीं भी दिखी हो और नहीं भी हुई हो, तो एक नयापन तो जरूर देखा मैंने कि जैकेट अच्छा है और वजन थोड़ा कम किया गया। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, मैं ये अगला सवाल पूछूं उससे पहले मैं ये बात समझना चाहती हूँ, देश में मोदी मोदी हो रहा है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं हो रहा है या करवाया जा रहा है, ये मैं देखिए फिल्मों से आया हूं मैं।
ये तो करवाया जाता है, जैसे हमारे फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट को रखा जाता है और कंडक्ट किया जाता है, इशारा किया, जैसे ऐसा इशारा किया जाता तो वो हाँ चिल्लाते हैं हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। तो ये तो बीच बीच में जो है ये हमारी मांगे पूरी है के बदले में मोदी मोदी मोदी, जिसे लालू प्रसाद यादव भी अच्छी तरह समझते हैं और हम सब तो समझ ही गए अभी। तो आपका ये कहना है ये सब स्क्रिप्टेड है? स्क्रिप्टेड है। जैसे उनके बहुत सारे इंटरव्यूज भी जो हुए हैं, आज तक तो उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया सही माने में। एक आपसे किया, वहां थोड़े उलझ गए वो, यानी वहां पे थोड़ा घबरा गए वो। जो आपकी वाणी तो बहुत सत्य भी है और कई बार तीखी भी हो जाती है, अच्छा लगता है कभी आपका चुभा, लेकिन ऐसे तो आज तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद पहला प्रधानमंत्री किसी लोकतंत्र का होगा जो हमारे दोस्त भी है, लेकिन उन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और जो किया वो अपने राग दरबारी लोगों के साथ किया, स्क्रिप्टेड किया। लंदन में भी स्पीच दी थी उन्होंने, तो प्रसून जोशी जो आए थे उनके मित्र, उनसे पूरा रिहर्सल, वेल रिहर्स्ड, वेल रिसर्च, वेल कंडक्टेड, वेल कोरियोग्राफ्ड, मोदी मोदी के साथ चला। तो ये तो खैर चलता है। अच्छा, धन शक्ति को जनशक्ति पे हावी होते देख रहा हूं, और अब तो कई बार धन शक्ति को मीडिया शक्ति पे भी बहुत हावी होते देख रहा हूं। अच्छा, लेकिन आपके नए अध्यक्ष भी तो नहीं करते हैं वन-ऑन-वन इंटरव्यू, उनसे कहिए एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दें। मैं आपकी बात जरूर पहुंचा दूंगा, और मैं समझता हूं उनके अंदर वो मादा है, वो गट्स है, वो विवेक है कि वो करेंगे और जरूर करेंगे। आपको दोनों में ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन लगता है और ज्यादा राजनीति के हिसाब से फिट कौन लगता है? अगर आप ये पास करना चाहते हैं सवाल, तो मैं पास कर दूंगी। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? नहीं, पास कर दो इसको। हिंट भी नहीं देंगे आप? हिंट भी नहीं देंगे आप? नहीं, मैंने ऑलरेडी प्रियंका गांधी की बहुत तारीफ की, राहुल गांधी का मैंने बताया कि बहुत शान की बात है कि साहब तीन स्टेट और एक साल के अंदर अध्यक्ष बनने के बाद, एक तरफ जहां उनकी वाणी में मैच्योरिटी, परिपक्वता आई है, जिस तरह से आजकल बात कर रहे हैं, वो भी बहुत सराहनीय, प्रशंसनीय और अनुकरणीय है, गजब है। और साथ ही साथ जो रिजल्ट दिया है, इसलिए वो भी आप उसको मान के चलिए कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, और वो भी ईवीएम्स के जमाने में वो रिजल्ट दिया है, इस पे उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। मोदी और उनकी पूरी टीम जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। उनका ये मानना है कि इस बार जो है वो 300 पार कर जाएंगे। हाँ, मन पार कर जाए, मन कहा 300 पार कर जाएंगे, अच्छी बात है, जरूर। मैंने तो कहा और तालियां बज गई सर। भाई क्यों नहीं कहेंगे, हर पार्टी के अपने अपने लोग होते हैं, हर पार्टी के अपने अपने वफादार होते हैं, हर पार्टी के वो तो करेंगे। और फिर कई बार कई बातें कही जाती हैं, जैसे मैं उनको दोस्त भी कह रहा हूं, कई बार आपको ही पता है कंजम्पशन के लिए कही जाती हैं, मोरल बूस्ट करने के लिए कही जाती हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह बढ़ाने के लिए की जाती है। आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे भारतीय जनता पार्टी, अभी भी हैं, उन्होंने क्या कहा था? हमारे नहीं, अब उनके हैं, माने देश के हैं, भारतीय जनता पार्टी के। तो उन्होंने कहा था दिल्ली इलेक्शन से पहले, बिहार इलेक्शन में कहा था प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे, 2/3 बहुमत से जीतेंगे। बिहार का रिजल्ट आपको पता चल गया, जहां बिहार में बिहारी बाबू को ही इग्नोर किया तो ऐसा रिजल्ट आया है, 2/3 मतों से हार गए वो, 2/3 से उनकी जीत हो गई। आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में क्या सुना था? उन्होंने कहा था प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, 2/3 मतों से जीतेंगे। दिल्ली इलेक्शन जब हुई थी, केजरीवाल जी का क्या कहा था उन्होंने कि हम तो 2/3 मतों से जीतेंगे। हाँ, 2/3 से तो नहीं जीत सके, 2-3 सीटें आ गई हम लोगों की। हाँ, हमारी पार्टी को उन्होंने स्कूटर पार्टी बना दिया है दिल्ली में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस मामले में वो गलत हैं। इस मामले में अध्यक्ष जी जो हैं वो अच्छी बात कर रहे हैं, वो मोरल बूस्ट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जागृति पैदा कर रहे हैं। अगर पहले से कह देंगे हमको 2-3 सीटें आएंगी या हम बुरी तरह हारने वाले हैं, तो सबका उत्साह बैठ जाएगा। ये लीडरशिप की क्वालिटी है। और इस मामले में आज भी कहूंगा आपके यहाँ कि अगर सही मायने में चंद लोगों को ये चाणक्य के आसपास रखा जा सकता है स्ट्रेटजी के मामले में, तो उसमें जरूर अमित शाह एक है। अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, ये बताइए कि बीजेपी में बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर डिसिप्लिन नजर नहीं आ रहा है जब गठबंधन की बात कर रही हूँ, और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कैसे, और मुझे नहीं लगता मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। सारी पार्टियां जो रूठी हुई थी अब मान गई हैं। यहां आप देखिए, ये जो गठबंधन है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामिलावटी गठबंधन कह रहे हैं या मिलावटी गठबंधन कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ये कंफ्यूज है
किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। नेता कौन है नहीं पता है। वहां ममता बनर्जी अलग लड़ रही है, यहां पर सीटों को लेकर बिहार में भी आप जानते हैं किस तरीके से आपको बीच में आना पड़ा, तब जाके मामला जो है सुलझाया गया है। अब चारों तरफ जो है कंफ्यूजन की स्थिति है, एक चेहरा नहीं है। यहां इस पार्टी के पास एक चेहरा है, सबने मान लिया है, वो आपके नीतीश बाबू ही क्यों ना हो। अब मैं बोलूं? बिल्कुल। ठीक कहा आपने कि ये महामिलावटी जब कह रहे हैं वो, और खासकर जब हमारे ऑपोजिशन में दिखता है 20-22 लोगों हैं, 20-22 लोगों के मिलने से अगर महामिलावटी हो जाता है तो रूलिंग पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी, जो कल तक थी, आज भी है, उनके लोग तो हमारे ही हैं। अगर उनके 40 लोग मिल रहे हैं तो उनको क्या कहा जाए? वो तो 40 लोगों का गठबंधन है, उसे क्या कहा जाए? महागिरावटी। महागिरावटी कहें, महामिलावटी के बदले में। यानी व्हाट इज राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल ना। आप दूसरे को 20-22 पे कहते हैं कि महामिलावटी, और आप अपने 40-40 रख रहे हो, रोज जोड़ते जा रहे हैं आप उसमें, उसको महागिरावटी कहें। और दूसरी बात आपने कहा रूबिका, नेता शक्ल कौन है आपके पास, फेस कौन है? अरे पहले, इसके पहले देखिए हमारे पास जितना बढ़िया आदमी, वहां का मुख्यमंत्री हमारा दोस्त ही है, छोटा भाई है अपना, महाराष्ट्र का फडणवीस, कितना अच्छा आदमी है। लेकिन इसके पहले कौन सा चेहरा था महाराष्ट्र का? हरियाणा का कौन सा चेहरा था? हमारे झारखंड का कौन सा चेहरा था? और उससे बड़ी बात, जब कांग्रेस पार्टी आई थी पिछली बार, यानी यूपीए, तो उसका पहले कौन सा चेहरा था और बाद में कौन सा चेहरा है? और बड़ा कामयाब चेहरा है, सरदार मनमोहन सिंह जी आए, 10 सालों से ज्यादा इतना बढ़िया अर्थशास्त्री उस चलाया। और इससे भी जुड़ी हुई एक और बात जिससे मैं कंक्लूड करूंगा, ये उनका काम नहीं कि हमारे पास चेहरा कौन है, चेहरा देश की जनता ढूंढ लेगी। एक दिन जहां चुनाव होता है हमेशा ढूंढना है उन्होंने। आज तक किसी ने सोचा था कि मैडम गांधी जैसे इंटरनेशनल स्टार प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, शायद इतना बड़ा, इतना दबदबा वाला, इतना ग्लैमर वाला, पॉलिटिकल ग्लैमर वाला कोई शायद आज तक देश में विदेशों में इतना बड़ा प्रधानमंत्री नहीं हुआ होगा। मैडम गांधी हार जाएंगी, और हारा भी किससे? वो हमारे राजनारायण जी से। उस समय कोई सोच सकता था? राजनारायण जी खुद कहते थे कि हमने नहीं सोचा था कि हम हार जाएंगे, जीत जाएंगे और इंदिरा जी हार जाएंगी। और फिर वही इंदिरा जी जनता की पुकार पे, वही इंदिरा जी 1.5-2 साल बाद, 2.5 साल बाद फिर से वापस आ गई। वही इंदिरा जी को कोई हटा नहीं सकता था, हरा नहीं सकता था, देश की बलवान जनता ने हटा दिया उनको उस समय, और फिर लाया भी उनको। तो इसलिए ये काम उनका नहीं है। जब आपके पास चुनाव के नतीजे आ जाते हैं, लीडरशिप तो अपने आप तैयार हो जाती है, कोई ना कोई अपने आप खड़ा हो जाता है जिसको सब मानेंगे। मैं बेसिक पे आ रही हूँ। जनता जो है वो नेता नहीं चुनती है, वो अपनी पार्टी चुनती है। अब मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ममता बनर्जी से आपकी दोस्ती, अरविंद केजरीवाल से आपकी दोस्ती, लालू प्रसाद यादव से आपकी दोस्ती, अब राहुल गांधी की अध्यक्षता में तो आपने पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ही ली है। सवाल ये है कि अगर मान लीजिए 2019 में महागठबंधन चुन के आ जाता है, पार्टी को चुन लिया जाता है, अलग अलग पार्टियों को, लेकिन सबको चुन लिया जाता है, कोई एक तो चेहरा होगा, और आपके हिसाब से सबसे काबिल चेहरा कौन है? प्लीज मुझे इसका जवाब दीजिएगा शत्रुघ्न सिन्हा साहब। ओके, मैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कौन है आपके लिए सबसे काबिल? मैं आपके सवाल को थोड़ा रीफ्रेज करने की कोशिश करता हूं। सवाल ये नहीं है कि कौन चेहरा होगा, कैसे चेहरा होगा। जब वक्त आता है अपने आप चेहरा सामने आ जाता है, और उससे बड़ी बात यह है कि जनता चुनती है, चेहरा सामने लेकर आती है। तो ये जनता से सवाल कीजिएगा जब वो घड़ी आएगी, जनता यानी सब रिप्रेजेंटेटिव मिला के जिसका सबसे संख्या ज्यादा होगी। और एक और अहम बात है, प्रधानमंत्री एक कोई उसके लिए विशेष क्वालिफिकेशन की थोड़ी जरूरत है, विशेष क्वालिटी की थोड़ी जरूरत है। प्रधानमंत्री तो कोई भी बन सकता है, मैं भी बन सकता हूं, आप भी बन सकते हैं, और आप भी बन सकती हैं अगर आपके पास संख्या बल हो, नंबर्स हो आपके पास। जब नंबर्स होंगे अपने आप रास्ता निकल आएगा। किसी महिला को पीएम देखना चाहेंगे 2019 के बाद? किसी महिला को पीएम देखना चाहेंगे? अरे वाह, इससे पहले तो महिला इतनी शानदार, जानदार और दमदार महिला रही हैं कि मैं उनका आज तक फैन एडमायर हूं। जवाब दीजिएगा, मेरा अगला सवाल जो है वो महिला। और मैं सवाल अगर ऐसा टेढ़ा हुआ तो बच के निकलने की कोशिश करूंगा। क्योंकि 2 स्ट्रांग महिलाएं हैं अभी मैदान में, ममता बनर्जी और मायावती। हाँ, दोनों बहुत अच्छी है। एक एकदम, ममता को तो खैर आप सब जानते ही हैं, और मायावती, उफ, मैं मायावती की कदर करता हूं, मैं कांशीराम जी की कदर करता हूं कि चंद सालों के अंदर में कहां से कहां तक लेकर आया और कैसे लेकर आए कि आज एकदम
चंद लीडर्स हैं, खासकर मायावती, जो अपना वोट एक तरफ जहां बिहार में लालू प्रसाद को बोलते हैं, वहां ये ही हैं लेडी जो अपना वोट्स ट्रांसफर कर सकती हैं। उनका आदेश अध्यादेश होता है कई बार लोगों के लिए। तो जिसकी देखिए, जो एक ऐसे भी कहता हूं, किसी पार्टी में आप रहें, मैं जो इधर के भी हैं उधर के भी हैं, सबसे कहूंगा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का पालन होना चाहिए। मैं कई बार दूसरों की तारीफ करता था तो हमारे कुछ लोग कहते थे ये क्या कर रहे हो यार, वो दूसरी पार्टी के क्यों तारीफ कर रहे हो। अरे हमारे खुद प्रधानमंत्री भूतपूर्व अभूतपूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी बांग्लादेश वॉर के बाद पार्लियामेंट में इन्होंने मां दुर्गा से तुलना की थी हमारे इंदिरा गांधी की। लोगों ने बहुत सराहा, उसे इंदिरा गांधी की शान में तो इजाफा हुआ ही, बट अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी और तारीफ हुई कि ये सही माने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, तारीफ करते। आज स्तुति गान साइको फैंसी का जमाना हो गया है। अगर आप इधर हैं तो उधर की बात करेंगे तो गलत हो जाएगा, तारीफ भी करेंगे तो उधर हैं इधर की तारीफ करेंगे तो गलत हो जाएगा। मानना चाहिए कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। अगर देश हित में आप जो कहते हैं उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी यही तो कह रहे हैं कि मैं तो देश के लिए काम कर रहा हूं, देश हित के लिए काम कर रहा हूं। तो फिर मुझसे क्यों नाराज हो गए? मुझसे क्यों नाराज हो गए ये लोग, जब मैं देश हित में ही बात कर रहा था? अगर मैंने नोटबंदी के खिलाफ बात की तो क्या मैंने देश हित में बात नहीं की? किसी से पूछिए नोटबंदी पे क्या गुजरी है, कैसे गुजरी है लोगों पे, रेहड़ी वालों पे, पटरी वालों पे, दुकानदारों पे, फैक्ट्री से छोटे छोटे फैक्ट्रीज पे, या साथ ही साथ लोग लाइन में आ गए, लोग मरने लगे, लोग लाइन में लाके अपने ही पैसे के लिए हाहाकार कर रहे थे। ये कैसे कर दिया? युवा पीढ़ी का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ, डेली वेजेस वालों का क्या हुआ? तो मैं तो सही बात देश हित में कर रहा था। अपने लिए तो कोई फैक्ट्री नहीं मांगी, अपने लिए तो कोई लाइसेंस नहीं मांगा, अपने लिए तो कट करप्शन या किसी रफेल डील में कोई कट नहीं मांगा हमने अगर कहा कि नोटबंदी के बाद फौरन आपने कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी कर दिया, जिस जीएसटी से सिर्फ देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भला हुआ और किसी का भला नहीं हुआ, बर्बाद हो गए लोग, त्राहिमाम स्थिति होगी, चाहे गुजरात हो हमारा, चाहे जहां भी लोग सड़कों पर बाहर आ गए। तो मैंने कहा, मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं कहा, हमने कहा नीम नोटबंदी और नीम के ऊपर करेला जीएसटी, बाद में और सारी बहुत सी बातें। या तो कोई कहे कि मैंने अपने हित में अपने स्वार्थ में कोई बात कही हो, तो मैं यही कहता हूं कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों होता है? अगर आप कहते हैं और मानते हैं कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी से बड़ा देश, और देश हित में जब आप बात करते हैं तो जाहिर आप जनहित में भी बात करते हैं, और उसके जरिए आप अपनी पार्टी को भी कई बार आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए। आज सुबह ही अमित शाह जो, वैसे एक बात माननी पड़ेगी, आप पक्के कांग्रेसी हो गए खामोश। नोटबंदी से सीधा रफाल पर पहुंचे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब, ये बहुत शानदार सवाल अवंतिका सिन्हा ने, अवंतिका आप कहाँ हैं? वंडरफुल। अवंतिका भी हैं और सिन्हा भी हैं। हाय अली जी, और वो बिहार से भी है। तो नीम पे करेला नहीं हुआ, सोने पे सुहागा हुआ। तो ये सवाल पूछ रही है कि वेदर शत्रुघ्न सिन्हा जी हैज कॉन्फ्लिक्ट्स विद बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी इन पर्टिकुलर, बिकॉज सिंस 2014 इलेक्शंस ही हैज बीन गिविंग एंटी बीजेपी स्टेटमेंट। सच्ची बात है, आपको बीजेपी से परेशानी नहीं है क्योंकि आप बहुत दुखी थे, आपने भारी मन से बीजेपी को छोड़ा, ये आपने ट्वीट भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी दिक्कत आपको क्या, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? कम्युनिकेशन नहीं हो सका, कभी उनके तरफ से संरक्षण नहीं मिला, प्रोटेक्शन नहीं मिला, कभी उन्होंने समझने और समझाने की कोशिश नहीं की, कभी उन्होंने गले लगाने की कोशिश नहीं की, और जिस राह पे चल रहे थे उस राह पे सही सही जवाब हम जैसे लोगों को ही नहीं देने की कोशिश की। हम लोग का ही राय मशवरा नहीं किया गया, हमें अडवाणी जी से नहीं पूछा गया, मुरली मनोहर जोशी से नहीं पूछा गया, नोटबंदी कर दी, जीएसटी कर दी, सारी बातें कर दी, मगर उस बोर्ड पे आपने डिफेंस मिनिस्टर को नहीं रखा, बोर्ड पे आपने अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को नहीं रखा जिन्होंने मना किया, समझाया मत कीजिए डील। अब मैं आप कहती तो नाम नहीं लूंगा फिलहाल, इन मत कीजिए। इसलिए हुआ, पार्टी में सारे लोग तो हमारे रिश्तेदार की तरह हैं, हमारे अपने। अभी मन भारी होता है मेरा, लेकिन अब मैं चूंकि सही दिशा और नई दिशा और बेहतर दिशा में आ चुका हूं, इसलिए अब मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। और एक बात और बता दूं, पार्टी मैंने नहीं छोड़ी, मैंने तो कहा था मैं पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगा। वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड पहली और आखिरी पार्टी है। लेकिन अचानक मैं देखता हूं एक दिन जो कहते कहते तो रुक गया था कि टिकट पटना में रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने के बाद भी दो बार किसी और को दिया गया, हमारे दोस्त को दिया गया।
चलो हमारी शुभकामना है उनके साथ, लेकिन दिया गया वहां भी हमसे नहीं पूछा गया कि भाई करें इस बार, आप कहीं और से आ जाओ, चाहिए दिया गया। तो मैं इशारा समझ गया, राइटिंग ऑन द वॉल दिखाई पड़ गई कि इन्होंने मुझे छोड़ने का, निकालने का नहीं, छोड़ने का एक दूसरा रास्ता चुन लिया। तब मैंने एक मर्यादित कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी पार्टी की सारी बातों को सर आंखों पे लेता हुआ, तो फिर मैंने चलो अब नई दिशा में चलते हैं। ये फैसला तब हुआ। हमारे व्यक्तिगत तौर पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिनको मैं बार बार कहता हूं, हमारे सहयोगी भी रह चुके, हमारे दोस्त भी हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है। अध्यक्ष जी को तो मैं ज्यादा जानता ही नहीं हूं, शायद ही एक दो बार कभी मिला होऊंगा, उन्होंने कभी मिलने की कोशिश भी नहीं की। तो इसके अलावा बाकी सब लोग हमारी फैमिलीज की तरह हैं, लेकिन विचारों की लड़ाई होगी, मुद्दों पे होगी, इश्यूज पे होगी। पर्सनल, देयर इज नथिंग पर्सनल अगेंस्ट देम। थैंक यू। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, आप ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी में नहीं पूरे हुए और कांग्रेस में रहकर पूरा करेंगे? ये हरिओम मिश्र जो है आपसे पूछ रहे हैं, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बैठ जाओ। नहीं, मैं बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे, जैसे मैं कहता हूं ऑनेस्टी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, सच्चाई और पारदर्शिता, दोनों का साथ होना, साथ दिखना बहुत जरूरी है। सिर्फ कहने से, खोखले वायदों से कुछ नहीं होगा। आप खोखले वायदे करते, एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, मैं उस 15 लाख का भी जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं 2 करोड़ रोजगार देने का वादा का भी जिक्र नहीं कर रहा हूं, जो भी पूरा नहीं हुआ। बहुत सारे वायदे हुए, किसानों को उचित मूल्य आज तक नहीं मिला, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई, बहुत चीजों में पर्दा डाला गया, मैं उसका भी जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप जो भी वायदे करते हैं, पूरा नहीं हो तो अलग इशू है, लेकिन जो भी वायदे करते हैं तो उसको आप महान बताते हैं, इतना बढ़िया बताते हैं। और ये जो भी वायदे कर रहे हैं, करके दिखाया है इन्होंने, ट्राइड, टेस्टेड एंड सक्सेसफुल। राहुल गांधी एंड हिज ब्रिलियंट टीम, इन्होंने तीनों स्टेट में कहा था कि जैसे ही आएंगे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, 10 दिनों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर करके दिखा दिया। उन्होंने आज जब फिर न्याय घोषणा की, उन्होंने न्याय योजना की घोषणा की, महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन की बात कर दी। उन्होंने कहा कि साहब हम किसानों को उचित मूल्य देंगे, किसानों के लिए ये करेंगे, मनरेगा और मजबूत किया। तो अचानक क्या आ गया? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट चली गई। क्या कहा गया? ये ढकोसला है, ये नहीं हो सकता है। अरे आप जो वायदे करो, पूरा ना भी करो तो वो रासलीला है, और ये पूरा करने वाले लोग नई योजना, नया योजना देते हैं, जो घोषणा करते हैं वो कैरेक्टर ढीला है। ऐसे कैसे होगा? आपका रासलीला, इनका कैरेक्टर ढीला। व्हाट इज राइट फॉर पॉल शुड बी राइट फॉर पीटर। चांस तो दो उनको, करने का मौका तो दो। इलेक्शन इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारी चीजें, वैसे जहां तक प्रोग्रेस का मामला है, डेवलपमेंट का मामला है, मैं समझता हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट, दोनों पार्टी मुझे एक ही रास्ते पर दिखती है, एक ही मंजिल की ओर बढ़ती हुई दिखती है। शत्रु जी, मेरा सवाल, आप ये कह रहे हैं एक मौका तो दो। आपकी फेवरेट प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी के दौरान से ही गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है। ये फेलियर ही है ना, क्योंकि ज्यादातर जो है वो इस देश में किसने राज किया है? कांग्रेस की सरकार आई, आप 10 साल हटा दीजिए मिली जुली सरकारों को छोड़ के, अब तक गरीबी नहीं हटा सकी, अब मौका देंगे गरीबी, अब कौन सी जादू की छड़ी आ जाएगी उनके पास में? गरीबी हटाओ जो बात होती है, हमेशा एक देखता हूं, रूबिका आप भी गई, हम पार्लियामेंट में भी देखते थे, जहां ये कोई लोग पकड़ में आता है तो सीधे पास्ट चले जाते हैं। नेहरू जी ने ये किया और फलाने ने ये कहा और उस जमाने में ये हुआ, मैडम गांधी के वक्त में हुआ। अरे भाई वो तो हुआ, अब तो सरकार तुम्हारी है, अकाउंटेबल तुम हो, रिस्पॉन्सिबल तुम हो, जवाब दो, जवाबदेही तुम्हारी है। सरकार आ चुकी है और शायद अब सरकार जाएगी अगर वो वादे पूरे नहीं करोगे, उनके कसौटी पे खरा नहीं उतरोगे तो। अभी उन्होंने गरीबी हटाओ की बात की तो आप सोचो ना रूबिका, उसमें से प्रोसेस तो शुरू हुआ नहीं। हमेशा आपकी सिंसियरिटी और एफर्ट्स पे नजर जानी चाहिए। वहां से करते करते आप खुद उस समय की तुलना कर लो और आज का कर लो। क्या सारा हाथ इनका ही है कि आज हमें बिलो पॉवर्टी लाइन की तादाद बहुत कम हुई है? पहले जितना आप देख लो ना आंकड़े, मुझे अभी ऑफ हैंड याद नहीं पड़ रहा, आप देख लो कितने आता है। दूसरी बात, ये जो बिजली की बातें करते हैं, अभी हमने सुना, हमारे ही लोग, हमारी फ्रेंड्स कहते हैं कि 18,000 गांव में हमने बिजली पहुंचा दी। देखिए 18,000 गांव में बिजली नहीं पहुंचाई थी। तो जरा ये भी तो सोचो,
उसके पहले 6.5 लाख गांव में बिजली किसने पहुंचाई थी? 6.5 लाख गांव में जिन्होंने बिजली पहुंचाई थी जितने सालों में, और आपने 5 सालों में 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई है, जरा तुलना तो कर लो। इसलिए ऑन गोइंग प्रोसेस है, अकेले आप केक नहीं खा सकते हो, पूरा क्रेडिट आप नहीं ले सकते। आज ही जब ये मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा था, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जिसे बीजेपी कह रही है, तब अमित शाह ने ये कहा कि हमने अर्थव्यवस्था में 11वें पायदान से हिंदुस्तान को 6ठे पायदान पर पहुंचा दिया और अग्रसर है 5वें पायदान की तरफ से। क्योंकि अब आंकड़ों की बात हो रही है, तो इतना कुछ तो किया इस सरकार ने, फिर भी आप नाराज हैं। आपकी पार्टी को इतना, आपकी पार्टी मतलब एक्स पार्टी को इतना स्ट्रांग कर दिया, अपने बूते पर सरकार बना दी, फिर भी आप इस पार्टी से नाराज हैं। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। ये कोई व्यक्तिगत मामला तो है ही नहीं, जनहित का मामला और देश हित का मामला है। अगर आज यही आप जो कह रहे हैं, कहने में क्या जाता है, कहने आप कहते रहिए, यथार्थ क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। आप आज किसान परिवार इतना बड़ा हमारा वोटर्स रहा, सपोर्टर्स रहा, वेल विशर्स रहा, उनकी आज क्या हालत है। आप उनको 3,000 रुपया पर एकड़ उनसे आप लेते हैं इंश्योरेंस का, और उसके बाद 2,000 रुपया आप दे देते हैं उनको, ये जिसको लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल रिश्वत। नहीं, इतने सालों बाद ये कर रहे हैं, उनके इंश्योरेंस का पैसा कहाँ सही जगह जा रहा है, उनको इंश्योरेंस का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, उनको उचित मूल्य मिल रहा है कि नहीं मिलना चाहिए, जो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पे सोचना चाहिए। आखिर इतने साल क्यों हो गए। बहुत सारी बातें हैं। हम ये जो अच्छी बात करें तो तारीफ तो करेंगे। जब मैं ऑपोजिशन की तारीफ करता हूं तो हमारी पार्टी 30 साल से रही, मैं उसकी तारीफ नहीं करूंगा, मैं सलाम करता हूं, बहुत तो अच्छी बात। लेकिन और जो होना चाहिए, क्या रही अच्छी चीज क्या रही? बहुत सारी चीजें, कोशिशें की हैं, ऐसी बात नहीं। कोशिश अब जैसे अभी और क्या कहें आप ना, जैसे स्मूथ भी चलता रहा और डिटोरिएट नहीं किया। वैसे लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी के मामले में, नोटबंदी के मामले में 4.5 लाख या 5 लाख करोड़ तो प्रिंट हुए थे 8 नवंबर के पहले ही। बहुत सारी बातें, उसके लिए ये सही प्लेटफॉर्म नहीं होगा। लेकिन जो फिर भी एक एटमॉस्फेयर, बीच में एटमॉस्फेयर बहुत गड़बड़ हो गया था। कोई पार्टी अच्छा करे, जब लिंचिंग का मामला शुरू हुआ, काऊ का मामला शुरू हुआ, तो आपका फर्ज बनता है अपनी पार्टी के हित में और देश हित में आप अच्छी बातें करें, नेक बात करें, कोशिश करें। आपको लगता है कि सरकार सबका साथ सबका विकास नहीं कर पा रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, लोगों में बंटवारा हो रहा है, आपको ये लगता है? मैं आपके प्लेटफॉर्म से ही कहना चाहूंगा कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है या होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन होना जरूर चाहिए बस। और शायद लोग बताएंगे कि कहां तक हो रहा है, होना जरूर चाहिए। आप जाति के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे समाज को नहीं बांट सकते हैं। ये देश सबका है, हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, ईसाई हो, जैन हो, सबका है। ये भारत मां सबकी मां है। चुनाव आयोग तो मायावती से नाराज हो रहा है, वो मुसलमानों को अपना वोट जो है इकट्ठा करने के लिए कह रही हैं। जाति और धर्म और जात की बात तो मायावती कर रही हैं। अब धर्म की बात कर रही हैं, जाति की, जात की बात कर रहे हैं कि सहमे हुए लोगों को, डरे हुए लोगों को वो गाइडेंस दे रही हैं। ये तो अपना अपना ये है। और इलेक्शन कमीशन, खासकर मैं इस इलेक्शन कमीशन से ज्यादा अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, उनकी बहुत कदर करता हूं। मुझे, मेरी नजरों में बहुत ही अच्छे आदमी हैं, इसलिए मैं समझता हूं इस बार शायद वो धांधली नहीं होगी या धांधली की बात नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, कई बार इलेक्शन कमीशन का भी जैसे अलग अलग यार्ड स्टिक्स हैं लोगों के लिए। अगर जैसा लोगों ने कहा कि कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पे इलेक्शन कमीशन इस नोटिस ले रहा है, इसको कुछ करेगा। अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ जो था, और मैं भी नहीं चाहता हूं कुछ हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो लोगों ने कहा ये तो होना ही था। अभी योगी जी के पे आपने कहा कुछ बात हुई है, योगी जी हमारे मित्र भी हैं, मोदी जी की सेना, उन्होंने कहा जो भी है कहा है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि साहब हम नोटिस देंगे, ये करें। लोगों ने कहा ये तो होना ही था, होना कुछ नहीं था। तो अलग अलग यार्ड स्टिक नहीं दिखना चाहिए। शत्रु जी ना, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है तो मैं कुछ रैपिड फायर करने वाली हूँ और बीच बीच में आपको टोकने भी वाली हूँ। आप तो ऐसे भी बहुत टोक रही हैं हमको। चलो कहाँ सर, आप सब आपके मित्र हैं, बिहारी बाबू, हालांकि आप हैं बिहारी बाबू, और रविशंकर प्रसाद, चूंकि वो भी बिहार से, इसीलिए वो भी आपके मित्र हैं, योगी भी आपके मित्र हैं, बहुत सारे पार्टी के, अरुण जेटली आपके मित्र हैं, आडवाणी जी आपके मार्गदर्शक है। बहुत मुश्किल नहीं होने वाला आपके लिए इन लोगों के ऊपर? अच्छा, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप पर्सनल हमले करेंगे, वो आप करते भी नहीं, दैट्स नॉट इन टू योर कैरेक्टर।
इन योर कैरेक्टर। लेकिन मुझे ये बताइए कि कांग्रेस को पूरी तरीके से अपनाने में अभी वक्त है, आपको थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सेटल होने में आपको टाइम लगेगा? जाहिर है, बिल्कुल जाहिर है, सही कह रही हैं आप, थोड़ा वक्त तो लगेगा। अभी नया नया 5 वक्त की जब तक नमाज पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, थोड़ा प्याज ज्यादा खाना पड़ेगा शायद, तो मैं देखता हूं क्या होता है। आपको श्रीमान आडवाणी की चिंता बहुत है, लेकिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह की चिंता नहीं है, क्योंकि इनको पुनः प्रधानमंत्री पद पर आसीन नहीं करना चाहते हैं। श्री राहुल गांधी खुद ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नहीं, जहां तक मेरा ख्याल है हम सब बहुत कदर करते हैं सरदार मनमोहन सिंह जी की, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। हमने तो यहां तक कहा था अपने लोगों को कि आपको मनमोहन सिंह से भी राय लेनी चाहिए थी जब उन्होंने ऑर्गेनाइज लूट की बात की थी नोटबंदी के बाद ये सब, लेकिन उनकी राय नहीं ली। आज मैं समझता हूं खुद ही अभी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते हैं वो। उन्होंने तो खुद पहले कहा था उनकी इच्छा थी कि राहुल बने उस वक्त, अभी भी मैं समझता हूं ऐसी इच्छा होगी, और अगर उनकी इच्छा वाकई होगी और देश चाहेगा तो क्यों नहीं, किसी को एतराज नहीं। आपकी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है कि जो जनता के मध्य से जीत कर आए, जो बहुमत का हकदार हो, वही प्रधानमंत्री बने और सब उसका समर्थन करें। ऐसा क्यों है कि आज एक ऐसे पीएम को हराने के लिए सभी पार्टी एक साथ आ रही है? रिस्पेक्टेड पीएम मोदी जी ने आज तक कभी हॉलिडे नहीं की, इतनी मेहनत से काम किया, देश के लिए बड़े बड़े फैसले लेने में कभी देर नहीं की, पूरे वर्ल्ड में आज उनकी वजह से भारत का मान सम्मान बढ़ा है, फिर भी ऐसा क्यों है कि लोग उन्हें हराने में लगे हुए हैं? आप भी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कभी कोई हॉलिडे नहीं ली। ये तो प्रधानमंत्री को हॉलिडे करने की क्या जरूरत है, हॉलिडे लेने की क्या जरूरत है? उनके लिए सारे डे जो है ग्रेट डे है, उनको क्या हॉलिडे? जहां जा रहे हैं जो सुविधा है, अभी कुछ दिन पहले सीआरपीएफ के फंक्शन में गए थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि सीआरपीएफ लोगों के सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, सीआईएसएफ शायद, उन्होंने कहा कि वो जो यहाँ पे नेताओं की ड्यूटी करनी पड़ती है उस पर बहुत तकलीफ होती है उन लोगों को, और वो लोग बहुत ताली बजाए। तो हमने नेक्स्ट डे ट्वीट किया कि वो तो तकलीफ होती होगी नेताओं की ड्यूटी पे, लेकिन आप जो हर बार रूट लगवाते हैं यहां से लेकर वहां तक, जितनी बार आना जाना पब्लिक को इतनी तकलीफ होती है वो रूट की वजह से, उनको सीआईएसएफ बाकी को तो तकलीफ होती है, उसके बारे में क्या रहा है? चुप। जहां तक आप मान सम्मान बढ़ाया, अच्छी बात है, जो भी मान सम्मान बढ़ाएगा हम तारीफ करेंगे, लेकिन ये भी सही है कि हर बार जो आप सुनते हैं वो सही नहीं होता, कई बार प्रचार तंत्र का हिस्सा भी होता है। ये जो वॉर रूम में लोग बैठते हैं और लोग ऐसा ऐसा प्रचार करते हैं कि तरह तरह की बात जो है, चाहे आप लड़ाई झगड़े की बात हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो, चाहे इधर उधर की बात हो, चाहे आर्मी के जवान की बात हो, कई बार सही भी होती है और कई बार इसको प्रचार तंत्र का हिस्सा ये बनाया जाता है। एक बात और कहने, आपने कहा कि मेरा कैरेक्टर भी नहीं, किसी पर व्यक्तिगत आरोप करूं या व्यक्तिगत उस पर अटैक करूं। मेरा मानना है कि जो अपोजिशन का है, जैसा आडवाणी जी ने कहा है, उनसे ही सीखा है। जो आपके अपोजिशन में है वो भी आपका अपने ही परिवार का है, वो आपका विरोधी दुश्मन नहीं है तो इसी समाज का, किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का बेटा। लेकिन अजीब सा दस्तूर है हर पार्टी में जो आपका नहीं है, और खासकर हमारी पार्टी में कई बार देखा, जिसने ऐसी कोई बात की, विरोध किया, विरोधी भाषा में बात की, उसको आपने फौरन एंटी नेशनल करार दे दिया, उसको देशद्रोही कह दिया, उसको राष्ट्रद्रोही कह दिया, राष्ट्रद्रोही कह दिया। ऐसा क्यों भाई? उसको भी देश की चिंता है। हिंदुस्तान में कोई देशद्रोही नहीं है। हिंदुस्तान, जितने हिंदुस्तान है, जो भारत मां की संतान है, वो सब देशभक्त हैं और सबको देश से प्रेम है। जाते जाते बस मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आपने ये तय कर लिया, क्योंकि आपके मार्गदर्शक है, तो आडवाणी जी ने आपको क्या कहा? वो अभी भी पार्टी में है, लेकिन कुछ ऐसा कहा कि वाह शेर, बढ़िया काम किया? मैं उनसे आज्ञा कह लेता, उनसे आदेश भी नहीं, बट उनको प्रणाम करके आया था, बता के आया था। मैंने अपने दुख और वेदना की बात की थी, लेकिन जब मैंने सामने देखा उनकी वेदना, उनका दुख, आडवाणी जी का, जिन्होंने हमारी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में भी कितने लोगों को बनाया है और कितने लोगों को बचाया है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फूल की तरह सही मानों में जिस तरह से सींचा है कि 2 सीटों से लेकर करीब 200 सीटों तक पहुंचाने में जिनका प्रमुख योगदान रहा है, उनकी जब मैं हालत देखी, उनके आंखों में जो हमने, बहरहाल मैं उनको प्रणाम करके आ गया। मैंने कहा मैं फिर बाद में आऊंगा, अभी नई दिशा और सही दिशा में जाने के बाद मैं उनके यहाँ नहीं गया हूं, लेकिन आपने याद दिलाया तो मैं जरूर जाऊंगा, उनको प्रणाम करूंगा और उनका आशीर्वाद लूंगा।
बहुत बहुत शुक्रिया शत्रुघ्न सिन्हा साहब, आपसे बात करके आज आनंद आया। थैंक यू। लेकिन नई पिच है, आप वार्म अप हो रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि अगली बार जब आपके साथ बैठे तो चौके और छक्के लगे, बाउंड्री के पार बॉल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस, थैंक यू, जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। अब खामोश मत रहिए, शत्रुघ्न जी ने कहा सेशन खत्म हो गया है। शानदार तालियों के साथ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और बेबाकी से आपने बात की शत्रु भैया, हम सबके प्यारे बिहारी बाबू। हमको अब तय करना मुश्किल हो रहा है कि रविशंकर प्रसाद जी को बिहारी बाबू बोले कि शत्रु भैया को बिहारी बाबू बोले। थैंक यू सो मच रूबिका, थैंक यू सो मच, थैंक यू।